हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की जो है ज्योग्राफी का चैप्टर 6 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में जो है विनिर्माण उद्योग के महत्व के बारे में देखा था। आज हम उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे और बेसिकली आज हम बात करेंगे कृषि आधारित उद्योग के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण, बहुत सारे बेसिस पे जो है उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच के सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ। और यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो वे निर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। अब देखिए, उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले कच्चे माल के स्रोत के आधार पे है ना, तो दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है कृषि आधारित और दूसरा है खनिज आधारित। कृषि आधारित में आता है, बेसिकली आज हम कृषि आधारित उद्योग के ही बारे में बात करेंगे, यानी कि सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम, रबर, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल उद्योग। ठीक है। और खनिज आधारित उद्योग है लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम, सीमेंट, मशीन, औजार, पेट्रो रसायन उद्योग। भूमिका के आधार पर बात करें तो देखिए, पहला प्रकार है इसका आधारभूत उद्योग, यानी कि जिनके उत्पादन और कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग हो गया, तांबा प्रगलन हो गया, एल्यूमिनियम प्रगलन हो गया। ठीक है। दूसरा प्रकार है उपभोक्ता उद्योग, यानी कि उत्पादन जो है उपभोक्ताओं से सीधे उपयोग करते हैं, जैसे कि देखिए चीनी हो गया, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन। ठीक है। पूंजी निवेश के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप देख लीजिए। पहला प्रकार है एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। और ये जो निवेश है ना, इस निवेश की सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है गाइस, ये आपको समझना होगा। और अधिकतम स्वीकार्य निवेश जो है के आधार पर की जाती है, और ये निवेश जो है मूल्य समय के साथ बदला गया है, और वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर तो पहला पब्लिक सेक्टर होगा, दूसरा प्राइवेट सेक्टर होगा, तीसरा जो है दोनों का जो है आधा आधा अधिकार होगा। ठीक है। तो पहला है सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित और सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे कि देखिए भेल, गेल, सेल, ये सारे हो गए। ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NCL वगैरह हो गए। निजी क्षेत्र के उद्योग क्या हुए स्वामित्व वाले, तो यानी कि जिसका एक व्यक्ति स्वामित्व होता है। ठीक है। और जैसे कि देखिए टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, डाबर उद्योग हो गया। संयुक्त उद्योगों में देखिए क्या आता है, उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, यानी कि जैसे देखिए OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया। ठीक है। सहकारी उद्योग हो गए, जिनका स्वामित्व जो है कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या फिर कह लीजिए दोनों के हाथों में होता है। ठीक है। तो संसाधनों का कोष जो होता है वो संयुक्त होता है। ठीक है। सहकारी नाम ही है, मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि सहकारी यानी कि 2 या 2 से अधिक। ठीक है। तो लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल में नारियल आधारित उद्योग। अब कच्चे और तैयार माल की मात्रा के आधार पे व भार के आधार पे जो है उद्योग होता है। एक है भारी उद्योग, जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग हो गया। दूसरा हो गया हल्के उद्योग, जो कम भार वाले जो है कच्चा माल प्रयोग कर हल्के माल उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग हो गया। ठीक है। ये तो था वर्गीकरण। आज हम प्रॉपर बात करेंगे कृषि आधारित उद्योग के बारे में, यानी कि आज हम बात करेंगे सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, ठीक है, चीनी, वनस्पति तेल, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे देश में ना प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र उद्योग का प्रचलन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है। क्यों? क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है, और देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद का एक श्रृंखला के परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है। इस सीरीज में हम सबसे पहले बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। देखिए,
सूती वस्त्र उद्योग जो है, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र जो है हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद जो है विद्युतीय करघों के उपयोग होने लगे। ठीक है, औपनिवेशिक काल में यानी कि जब अंग्रेजों का शासनकाल था, उस दौरान हमारे परंपरागत उद्योग को बहुत हानि हुई। क्यों? क्योंकि हमारे उद्योग जो है ना, इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। अब इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला, मशीन से जो है वस्त्र जल्दी बनते हैं इन कंपैरिजन टू हाथ। हाथ से अब जितना काम करोगे तो मशीन तो चौगुना काम करेगी ना। दूसरा, वो वस्त्र जो है ना अट्रैक्टिव बनते थे, यानी कि अट्रैक्टिव बनाए जाते थे। इस वजह से भी जो है हमारा भारतीय वस्त्र उद्योग जो है प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया। मैं आपको एक बात और बता दूं कि वर्तमान में, ध्यान रखेंगे, वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में ना वस्त्र का उद्योग जो योगदान है वो 14% से भी अधिक है। ठीक है, और अगर मैं जीडीपी में बात करूं, जीडीपी में कितना है तो 4% जो है ये वस्त्र उद्योग का है, और विदेशी आय जो है 13.5% है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो है 3.5 करोड़ व्यक्तियों को जो है प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, और इसमें जो है बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं की है। ठीक है, कपड़ा उद्योग जो है ना देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये भी आपको समझना होगा। और इसलिए ना इस उद्योग की वृद्धि और विकास का भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, बात करते हैं पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग जो है 1854 में मुंबई में लगाया गया। इसके पहले भी 2 मिलें इस्टेब्लिश की गई, एक 1818 में कोलकाता में और एक जो है 1851 में मुंबई में। ठीक है, ये लेकिन दोनों जो है असफल हुई, लेकिन सफल जो है बनाया गया, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो वो बनाया गया है 1854 में मुंबई में लगाया गया। यूरोप जो है 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था, भारत इंग्लैंड के अधीन था, आप सभी को पता है। ठीक है, और ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। आरंभिक वर्षों की बात करते हैं। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग जो था ना महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे, और कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, बंदरगाह की समीपता, अब आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में बंदरगाह है, गुजरात में बंदरगाह है, तो बाजार, परिवहन और पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु के कारण जो है स्थानीयकरण को जो है बढ़ावा दिया। ठीक है, और इस उद्योग का ना कृषि से निकट संबंध है, और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जो है जीविका प्रदान करता है। और इस उद्योग के कारण ना रसायन रंजक मिल स्टोर जो है, यानी कि जो कपड़ों की रंगाई करते हैं, ठीक है, और पैकेजिंग जो पैकेट फॉर्म करते हैं, और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप क्या होता है कि इस उद्योग का विकास होता है। अच्छा, कताई का जो कार्य है ना वो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी और इसमें जो है बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। और भारत में ना कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र जो है कम गुणवत्ता वाला है। क्यों? क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता है। ठीक है, बुनाई का कार्य जो है हथकरघों, विद्युत करघों और मिलों में होता है, और हाथ से जो है बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को जो है उनके घरों और बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि महात्मा गांधी ने सूत कातने और खादी बुनने पर क्यों बल दिया। देखिए, महात्मा गांधी हमेशा ना कुटीर उद्योग को हमेशा बढ़ावा देते थे। ठीक है, यानी कि अपने ही देश में चीज़ें लोग बनाएं और अपने देश में ही बिक्री हो, दूसरे देश से आयात ना करना पड़े। तो हाथ से बुनी खादी जो है कुटीर उद्योग थी, और इसलिए गांधी जो है इस चीज़ को बढ़ावा देते थे। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम कि वस्त्र के व्यापार के लिए यानी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि वस्त्र बनाने के लिए और वस्त्र के व्यापार के लिए। सबसे पहली चीज़ है विद्युत की उपलब्धता होनी चाहिए, दूसरी चीज़ रसायनों की उपलब्धता होनी चाहिए, तीसरी चीज़ जल की उपलब्धता होनी चाहिए, चौथी चीज़
आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। पांचवी चीज़, श्रम सस्ता होना चाहिए। छठी चीज़, बाजार की पहुंच होनी चाहिए, ठीक है। और सातवीं चीज़, बंदरगाहों से निकटता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, भारत जो है जापान को सूत निर्यात करता है, और भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश जैसे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका हो गए, इंग्लैंड हो गया, रूस, फ्रांस, पूर्व यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका देश हैं। तो सूती रेशे का जो है विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये ना कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। हमारे कताई कारखाने जो हैं विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, और हम जो है ना सूत पैदा करते हैं, उसका उपभोग करने में सक्षम हैं, लेकिन बुनाई और कताई और जो है प्रक्रमण इकाइयाँ, यानी कि उसको बनाने की इकाइयाँ जो हैं उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं, और अधिकतर छोटी और बिखरी हुई, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुटीर उद्योग फेमस है, ठीक है। तो छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ ही हैं जिसका उत्पादन जो है स्थानीय बाजार की मांग को पूरा कर पाता है, और यह जो है इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान यानी कि जो हम कपड़े पहनते हैं, निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। ये चीज़ आपको समझना होगा। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है, हमने ये देखा कि भारत में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उद्योग है। दूसरी चीज़, भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। अच्छा, आइए थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में चलते हैं। तो विश्व में सर्वप्रथम, ध्यान रखेंगे, विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु वासियों को जाता है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास को सिंडन या हिंडन कहते थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मैं अब इसलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब थोड़ा सा स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम मैप में तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन वो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में सर्वोच्च 3 राज्य हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो प्रथम स्थान है गुजरात का, गुजरात। दूसरा स्थान है, उत्पादन में मैं बता रही हूँ, उत्पादन में दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, ठीक है। और तीसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का। एपी लिख दे रही हूँ, आप समझ जाना आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये चीज हुई, पहला स्थान गुजरात, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान है आंध्र प्रदेश। अच्छा, अब बात करते हैं भारत के मैनचेस्टर के बारे में। मैनचेस्टर के बारे में बात करते हैं। भारत का मैनचेस्टर अगर मैं बोलूँ तो ये है अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। उत्तर भारत के अगर मैं मैनचेस्टर के बारे में बात करूँ तो ये है कानपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण का मैनचेस्टर जो है वो कोयम्बटूर में है। कहाँ है ये? तमिलनाडु में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने मैनचेस्टर क्यों बोला। मैनचेस्टर जो है ना, ये इंग्लैंड का एक शहर है, ठीक है। यहाँ पे कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसीलिए ना हम जो है इंडिया के रेफरेंस में मैनचेस्टर की बात कर रहे हैं कि यहाँ का मैनचेस्टर कौन है, ठीक है। तो ये जो है यूरोप में कपड़ा जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का गढ़ है, गढ़, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए, धागा जो है 85 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाता है, और अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम है। और रेशे से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से परिधान बनाने में प्रत्येक चरण में मूल्य की वृद्धि होती जाती है। अब भाई रेशा सस्ता होगा, रेशे से धागा बनेगा तो वो महंगा होगा, फिर धागे से कपड़ा बनेगा तो वो और महंगा होगा, और कपड़े से वस्त्र बनेंगे, परिधान बनेंगे तो वो जो है और ज़्यादा महंगे होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यद्यपि क्या है ना कि लंबे रेशे वाली कपास जो है इसके उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, और इसे जो है
आवश्यकता महसूस की जाती है। विशेषता अगर मैं बात करूं, बुनाई और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने और नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। आप सभी को पता है कि हमारा देश अभी विकासशील देश है और विद्युत की अनियमितता बनी ही रहती है। मशीनरीज इतनी डेवलप्ड नहीं है हमारे देश में और इसलिए इनके उपयोग की आवश्यकता बनी हुई होती है। और अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता और कृत्रिम जो है वस्त्र उद्योग में प्रतिस्पर्धा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा आइए हम मैप में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो ब्लैक कलर का सर्कल है ये सूती वस्त्र उद्योग शो कर रहा है और ये जो रेड कलर का है ये ऊनी वस्त्र और ये जो ब्लैक जो है ये रेशम वस्त्र। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग को। सूती वस्त्र उद्योग देखिए यहाँ मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के कानपुर। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो है गुजरात के पोरबंदर, अहमदाबाद, जो इम्पोर्टेंट है वही बस मैं बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, बाकी और देखिए इधर देखिए तमिलनाडु में चेन्नई में, मदुरई में, कोयम्बटूर तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब मैं रेड पोर्शन वाले हिट करती हूँ। ऊनी वस्त्र उद्योग यहाँ देखिए बेंगलोर में कर्नाटका के, यहाँ मुंबई में, गुजरात में जो है जामनगर में, अहमदाबाद में। ठीक है, यहाँ देखिए पानीपत में, अगर ऊपर चले जाइए तो श्रीनगर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में आप ध्यान रखेंगे आगरा और शाहजहांपुर, कानपुर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और वहीं मैं अगर बात करूँ रेशम वस्त्र उद्योग की तो यहाँ देखिए मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, और यहाँ देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में वाराणसी में। ठीक, यहाँ जो है वेस्ट बंगाल में देखिए कि बांकुरा में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे अब हम पटसन उद्योग के बारे में, यानी कि पटसन जो उद्योग है ना ये कपास के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति फाइबर है। ठीक है, तो भारत जो है पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक राज्य भी है, यानी कि निर्यातक में पहला स्थान बांग्लादेश का आता है और दूसरा स्थान हमारे भारत का आता है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे और इसमें अधिकांशतः जो है वेस्ट बंगाल के हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी मेखला में स्थित है। देखिए जूट जो है ना बहुत किफ़ायती है, लेकिन सिंथेटिक सामग्री के आगमन के बाद ना इसकी लोकप्रियता जो है वो खोने लग गई। लेकिन धीरे धीरे जो है लोगों को पर्यावरण पर सिंथेटिक सामग्री के नकारात्मक प्रभाव महसूस होने लगे। आप सभी को पता है कि सिंथेटिक जो है पर्यावरण के प्रति अनुकूल नहीं है और इसके लिए बायो डीजेनरेटेड प्रकृति के कारण बड़े पैमाने पर सिंथेटिक सामग्री से अधिक ना जूट स्कोर कर रहा है आज के समय में। और इस तरह का उपयोग जो है करता है कि पौधे के लिए कंटेनर के साथ जो है सीधे लगाया जाता है, जो पौधे के लिए कंटेनर और जूट का कपड़ा जो है मृदा क्षरण को रोकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, पहला पटसन उद्योग ध्यान रखेंगे, पहला पटसन उद्योग कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता के निकट रिश्रा में 1855 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के बाद पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक जो क्षेत्र थे वो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश चले गए और इसीलिए बांग्लादेश का प्रथम स्थान है। अब भाई क्षेत्र उसका चला गया तो जाहिर सी बात है वहीं उसी का स्थान होगा। ठीक है, और हुगली नदी तट पर इसके स्थित होने के निम्न कारण हैं। कारण देखिए, पहला कारण पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, दूसरा कारण सस्ता जल परिवहन, तीसरा सड़क, चौथा रेल, पांचवा जल परिवहन का जाल, कच्चे माल की मीलों तक जो है ले जाने में सहायक होना। कच्चे माल पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, वेस्ट बंगाल और जो है समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा, जूट का सामान निर्यात करने के लिए जो है पतन की सुविधाएं यानी कि बंदरगाह की सुविधाएं जो है प्रदान करना, ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। तो इस उद्योग की चुनौतियों में ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा जो है वो शामिल है। यद्यपि अगर मैं बात करूं पटसन के पैकिंग की, तो पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण ना इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, यानी कि मांग बढ़ने हेतु जो है उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है, वैरायटी भी आवश्यक है।
और पटसन के प्रमुख खरीदार जो हैं कौन कौन है ये भी देख लीजिए। आयात कौन करता है? अमेरिका आयात करता है अपने देश में, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते वैश्विक, जैसे कि मैंने बताया ना कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, इको फ्रेंडली है, तो बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूल जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। देखिए, मैं अगर आपको पटसन के बारे में बताऊं तो पटसन जो है ना भारत में प्राचीन काल से उपयोग किया जाता रहा है। 19वीं 20वीं सदी के दौरान जो है जूट उपरिहार हो गई, यानी कि यह जो है बोरे, रस्सी, बूट, अस्तर, एप्रन, कालीन, तंबू, पाटन, झोला, लिनेलियर, तिरपाल, बहुत सारी चीज़ें इसकी बनती थी। पैरासूट। जूट का बजट जो है, जूट का बजट अपनी शक्ति, कम लागत, स्थायित्व और बहुमुखी प्रतिभा से लोगों से अपील की थी। अब आया ब्रिटिश राज। फिर ब्रिटिश राज के दौरान जो है बंगाल के कच्चे जूट फाइबर का सबसे जो है पीड़ित जो है मिलों को संसाधित किया गया, जहां यूनाइटेड किंगडम पर ले जाया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। और पटसन के लिए विकल्प के रूप में पॉलीथीन और अन्य कृत्रिम सामग्री अचानक वृद्धि जो है तेजी से बाजार बढ़ता गया और ये जो जूट उद्योग है ये धीरे धीरे घटता गया। लेकिन अब जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के टाइम में बहुत सारे भूमि निम्नीकरण की समस्या की वजह से पर्यावरण के प्रतिकूल है प्लास्टिक, इस वजह से अब जो है जूट का क्रेज फिर से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जूट की पैदावार, फसल की किस्म, भूमि की उर्वरता, अंतरालन, काटने के समय, इन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो जूट के रेशे से ना बोरे बनते हैं, ये सभी आपको पता है। ठीक है, पैकेजिंग के कपड़े बनते हैं, कालीन, दरिया, अभी मैंने बताया आपको बनता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा ये कहाँ, कैसे, किस एटमॉस्फेयर में उगता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसे जो है भारी बारिश की आवश्यकता होती है पटसन उद्योग के लिए। ठीक है, पटसन की पैदावार के लिए इसे स्थिर पानी के साथ साथ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और बुआई की अवधि के दौरान अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। गर्म और गीली जो है जलवायु चाहिए। ठीक है, आर्द्र जलवायु यानी कि, और इसकी सफल खेती के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 70 से 80% सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, और पटसन की खेती के लिए 5 से 8 सेंटीमीटर साप्ताहिक, ध्यान रखेंगे मैं बता रही हूँ साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब आइए बात करते हैं चीनी उद्योग के बारे में। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन अगर मैं बात करूं गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चीनी उद्योग की अगर मैं बात करूं ना तो इसका जो है सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो हमारा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है, और गन्ने का उत्पादन करता है तो चीनी उद्योग भी जो है वहीं इस्टेब्लिश है। सबसे पहला स्थान है यूपी का। ठीक है, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान है बिहार का, चौथा स्थान है आंध्र प्रदेश का और पांचवा स्थान है तमिलनाडु का। ठीक है, गन्ने से चीनी, खांड, ये सब बनाने का काम तो भारत में जो है कई शताब्दियों से प्रचलित हुआ है, लेकिन आधुनिक ढंग से चीनी बनाने का जो कार्य है वो वर्तमान उद्योग की देन है। अब आप सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है तो वर्तमान में उसकी जो देन होगी ही होगी। बेसिकली अगर मैं बात करूँ चीनी उद्योग के विकास के प्रारंभ की तो ये हुआ था 1903 में। ठीक है, 1931 में भारत में चीनी बनाने के 29 कारखाने स्थापित हुए। गाइस ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो चीनी जो है ना, चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान भारत का और गुड़ और खांडसारी उत्पादन में प्रथम स्थान है। और इस उद्योग में कच्चा माल भारी होता है और ढुलाई में इसके जो है सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। तो चीनी मिलें जो है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हुई हैं। चीनी मिलों का 60% जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में है। ठीक है, तो यह जो उद्योग है मौसमी है और सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अब देखिए, सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। अब एक
सहकारी यानी कि कई लोगों के उपयोग के माध्यम से जो है ये क्षेत्रक होता है, और इसका उद्योग जो है मौसमी है। अब गन्ने की फसल तो मौसमी है ना, तो इसलिए जो है ये इस कहा जा रहा है। देखिए पिछले कुछ वर्षों से ना इन मिलों की संख्या दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में भी, विशेषकर आप देख लीजिए महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण ये है कि यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अब मैं बार बार आपको सुक्रोज बोल रही हूँ, सुक्रोज क्या है? सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सब मिठास होती है और सुक्रोज में बहुत मिठास होती है। तो अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है इसके लिए। और इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ, इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल हैं। सहकारी समितियों के बारे में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल वे में मैंने आपको सहकारी समितियाँ बताई हैं। ठीक है, तो इस उद्योग की प्रमुख चुनौती इस प्रकार है। इस उद्योग का अल्पकालिक होना, यानी कि बहुत कम समय तक होना। ठीक है, पुरानी और असक्षम तकनीक, यानी कि टेक्नोलॉजी अभी उतनी मात्रा में डेवलप नहीं हो पाई है। ठीक है, और जो है परिवहन अक्षमता से गन्ने का जो है समय पर कारखानों में नहीं पहुंच पाती है, और इसलिए जो है व्यापार इतना सफल नहीं हो पाया है। ठीक है, और खोई का जो है अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना। देखिए सुक्रोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज ये चीज़ें जो है उपस्थित रहती हैं गन्ने में, और इसलिए गन्ने से शुगर बनाई जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और विश्व के रेफरेंस में बात करूँ अगर मैं, तो दूसरा स्थान तो भारत का है, पहला स्थान है ब्राज़ील का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पहला स्थान जो है वो है ब्राज़ील का। भारत के रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ तो चीनी उद्योग जो है ग्रामीण भारत में स्थित कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, 5 करोड़, ध्यान रखेंगे, लगभग 5 करोड़ गन्ना किसान जो है इस पर आश्रित है, और काफ़ी अधिक संख्या में खेतीहर मजदूर जो है ना गन्ने की खेती, कटाई, इससे संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं। ये आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, मैं बात करूं कि देश में लगभग जो है 553 संस्थापित चीनी मिलें हैं, और जिनकी 180 लाख मीट्रिक टन चीनी उत्पादन क्षमता है। ठीक है, और जो है उत्पादन इसका हमने देख ही लिया कि गन्ने से और जो है चुकंदर से होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने चीनी के बारे में बात कर लिया, अब आएंगे खनिज आधारित उद्योग के बारे में। तो मैंने जैसा कि बताया था कि आज हम मात्र जो है कृषि आधारित उद्योग के बारे में बात करेंगे, तो हमने जो है कृषि आधारित उद्योग के बारे में बात कर ली, और अगले पार्ट में हम बात करेंगे खनिज आधारित उद्योग के बारे में। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लो, और बेल आइकन प्रेस कर ले गाइस, और वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।